नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। क्लास 4 में आपका स्वागत है दाविंची रिजॉल्व की। और लास्ट क्लास में आपने बेसिक ऑफ एडिटिंग सीखा था। इस क्लास के अंदर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। स्टेबलाइजेशन, स्पीड रैंपिंग, इस टाइप की चीज़ें कैसे करनी हैं, ट्रांजिशन कहाँ पर, इफेक्ट्स कैसे लगते हैं, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय लिए चलते हैं दाविंची रिजॉल्व के अंदर। तो शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पर जाकर इंस्टा पेज को फॉलो कीजिए। मेरी जो लाइव अपडेट्स हैं यहाँ पर आती रहती हैं। किसी भी पोस्ट के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर। ट्विटर पर भी /निर्देशक राव पर जाकर के आप मेरे ट्विटर पेज फॉलो कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन यही डालता हूँ नेक्स्ट वीडियो जब भी आने वाली होती है। यूट्यूब पर /निर्देशक राव पर जाके यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री स्टॉक फुटेज, फ्री प्रोजेक्ट फाइल्स, ब्लॉग्स वगैरह इसके ऊपर रहते हैं। इस पूरे सेशन में जो हम बात करने वाले हैं आगे कलर ग्रेडिंग में, तो स्टॉक फुटेज जो यूज़ करूँगा मैं वो भी यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। अब चलते हैं दाविंची रिजॉल्व में। तो मीडिया पेज पे हम जब जाते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने एक फेवरेट बनाया हुआ है, तो मैं स्टॉक फुटेज यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो पूल के अंदर फुटेज डालूंगा, फिर वहाँ से टाइमलाइन बनाऊंगा। एक और मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, शॉर्टकट जो है। तो डायरेक्टली एडिट पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, टाइमलाइन नहीं बनी हुई, खाली है सब कुछ। मीडिया पूल पे आप क्लिक करेंगे तो मीडिया पूल भी यहाँ पर खाली है। अब आपने एक डिफरेंस देखा होगा कि मीडिया पेज पे तो आपको यहाँ पर फुटेज इंपोर्ट करने की ऑप्शन होती है, पर मीडिया पूल के अंदर नहीं होती। तो आप पहले मीडिया पेज में इंपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे टाइमलाइन बनाते हैं, या फिर यहाँ पे ड्रैग करते हैं टाइमलाइन के अंदर। एक और तरीका ये है कि मान लीजिए मैंने ये 3 क्लिप्स अभी डालनी है, तो मैं इसे डायरेक्ट ड्रैग करके और सॉफ्टवेयर के अंदर टाइमलाइन में डायरेक्ट ड्रॉप कर सकता हूँ। ये वही पूछेगा कि फ्रेम रेट चेंज करना है या नहीं, फिलहाल मैं चेंज कर देता हूँ। तो मेरी ये जैसे यहाँ पर क्लिप आ गई हैं, आपने चीज़ नोटिस की होगी कि साथ में ऊपर भी यहाँ पर जो है ये 3 क्लिप्स आ गई हैं और टाइमलाइन 1 अपने आप बन गया है। तो अगर मैं क्लिप्स को डायरेक्टली ड्रैग ड्रॉप करता हूँ टाइमलाइन में, तो वो ऑटोमेटिकली टाइमलाइन बना देगा और क्लिप्स भी मीडिया पूल में आ जाएंगी। अगर मैं मीडिया पेज में जाकर के देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है ये क्लिप्स अपनी इंपोर्टेड नज़र आ रही हैं मीडिया पूल के अंदर, और ये टाइमलाइन 1 बनी हुई है, राइट। अब एडिट में जो है मैं 1-2 चीज़ें आपको लास्ट टाइम बताने के लिए थोड़ा समय कम रह गया था, अभी आपको बता देता हूँ। इसमें यहाँ पर आप एक देख रहे हैं चीज़, ये जो मैग्नेट टाइप का आइकन है, स्नैपिंग इसको बोलते हैं, N। तो अगर आप N प्रेस करते हैं तो ये ऑन ऑफ होता है। देख रहे हैं इसको, मैं N को बार बार दबा रहा हूँ तो ये टॉगल हो रहा है, कभी ये ब्राइट हो जाता है, कभी ये ऑफ हो जाता है इस तरह से। अगर ये ऑफ है तो आप फ्रीली इसको अपना मूव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी एज पे पहुँचते हैं क्लिप के, तो ये देख रहे हैं टक, ये स्नैप करते हैं यहाँ पे, ये तो ये चीज़ जो है हैंडी है अगर आपको स्नैप करना हो चीज़ों को, या फिर आप क्लिप को भी अपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर ऐसे ये स्नैप करते हैं। अगर इसको आप ऑफ रखेंगे तो ये क्लिप को भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो अगर आपको ये इरिटेशन करती है ये चीज़, तो आप इसको कभी भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे चाहिए हो स्नैप करवाना तो इसे आप ऑन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन था तो मैं इसको ऑन रख देता हूँ। तो ये है स्नैपिंग के ऑप्शंस। लिंकिंग का मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट टाइम भी, कि आप जो है अगर इसको प्रेस करके रखते हैं तो कोई ड्रैग करते हैं, अगर नई फुटेज मान लीजिए ये ड्रैग कर रहे हैं, तो ये अभी लिंकिंग ऑफ है। तो ये दोनों क्लिप्स अलग अलग आई हैं आपकी ऑलरेडी। और अगर आप इसको ऑन रखते हैं और कोई, सॉरी अभी ऑन हुआ नहीं, इसे आप ऑन कर देते हैं और कोई क्लिप लेके आते हैं, तो ये जो है ये लिंक्ड आती हैं साथ में। इनको अनलिंक करने के लिए राइट क्लिक करके लिंक क्लिप्स पर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अनलिंक कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो को आपको डिलीट करना हो तो फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। अगर मैं इसको क्लिप को यहाँ लेकर आता हूँ तो ऑडियो इसके साथ लगी हुई है, ये लिंक्ड है। अगर मुझे सिर्फ ऑडियो मूव करनी हो तो मैं इसको या तो अनलिंक करूँगा और फिर ऑडियो को मूव करूँगा, फिर दोबारा से लिंक करूँगा। तो 3 स्टेप बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑडियो वीडियो इकट्ठी सिलेक्ट हो रही है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके सिर्फ ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं सिर्फ ऑडियो सिलेक्ट हो गई है। अब मैं ऑडियो को अकेला ऑफसेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ऑडियो डीलिंक हो गई है। अगर मैं अब क्लिक करूँगा ऊपर क्लिप पे तो ये हैं इकट्ठे ही सिलेक्टेड ही हैं, ये मतलब बेसिकली लिंक्ड ही हैं। लेकिन अगर लिंक्ड के अंदर भी आपको सिर्फ ऑडियो को ऑफसेट करना हो, बेसिकली 1-2 फ्रेम अगर आपकी ऑडियो ऑफ आई है किसी रीज़न से, तो आपको 1-2 फ्रेम मूव करनी है और क्लिप को डीलिंक नहीं करना ऊपर वाली वीडियो से, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है पोजीशन लॉक। बेसिकली इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी लेयर्स हैं सब में जो है पोजीशन जो है आप ये नहीं मूव कर पाएंगे क्लिप्स की। ये एक्चुअली सिर्फ एक लेयर में नहीं, सब पे काम करता है। मैं एक बार इसको ऑफ करके यहाँ पर कॉपी ले लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। लाइक ये मेरे पास अलग लेयर भी आ गई, 2 लेयर्स बन चुकी हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2। मैं हवा में भी बाकी क्लिक कर दिया ब्लैंक स्पेस पे। इसको मैं ऑन करता हूँ पोजीशन लॉक को। अब मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा, ऊपर वाली को भी नहीं मूव कर पा रहा, कोई भी मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ जो पोजीशन इन चीज़ों की। और ये सिर्फ पोजीशन पे लगता है। मान लीजिए मैं इसको एंड से यहाँ पर छोटा करना है मुझे,
तो ये चीज़ मैं कर पा रहा हूँ, क्लिप को काट सकता हूँ मैं, बट मैं मूव नहीं कर सकता। तो इसका क्या बेनिफिट है कि कई बार आपको क्या होता है कि आपने काफ़ी एडिट कर लिया है, आप चाहते हैं क्लिप्स गलती से ना मूव हो जाए यहाँ वहाँ, इसलिए आप इनको जो है लॉक कर सकते हैं। उसका देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको मान लीजिए क्लिप को ऐसे कट भी कर दिया, अगर मैं सेंटर में क्लिक करके डिलीट भी प्रेस करता हूँ तो ये रिपल डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि पोजीशन लॉक लगा हुआ है। तो रिपल डिलीट से कई बार जो है आपका एडिट खराब हो सकता है। उससे बचने के लिए आप पोजीशन लॉक को कहीं किसी टाइम पे आप ऑन कर सकते हैं जब आपको लगता है कि एडिट ज़्यादा हो गया है और आप थोड़ा सा उसको सिक्योर रखना चाहते हैं, राइट। दूसरा जो है इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा लॉक करने का तरीका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेयर के ऊपर भी लॉक होता है। तो अगर मैं इसे लॉक कर देता हूँ, देख रही है लेयर पूरी जो है ब्लैक टाइप का कुछ इस पर शेड बन गया है। अब ये लेयर कंप्लीटली लॉक हो गया। नीचे जो है वो ऑडियो लेयर है, इसलिए वो अलग से मूव कर रही है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, इसका भी अलग लॉक है, इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये दोनों लेयर जो है लॉक हो गई हैं, राइट। तो अब इनको मैं मूव नहीं कर सकता और इनको साइड से मैं छोटा बड़ा भी नहीं कर सकता। ऊपर वाली लेयर जो है मेरी, उसको मैं मूव भी कर सकता हूँ फ्रीली, और जो मर्जी मैंने करना है कर सकता हूँ। तो अगर सिंगल लेयर जो है उसको लॉक करना हो तो यहाँ से लेयर लॉक लगेगा, और अगर आपको जो है सिर्फ अपने एडिट को बचाने के लिए पोजीशन लॉक करना है सब कुछ एक साथ, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सारे का सारा पोजीशन लॉक हो जाएगा। उस टाइम पे आप जो है कटिंग वगैरह कर सकते हैं, वो आपके पास ओपन रहता है। और अगर आपको किसी ट्रैक को हाइड अनहाइड करना हो तो यहाँ पर ये बटन बना हुआ है डिसेबल वीडियो ट्रैक, इसको आप क्लिक करेंगे तो ट्रैक डिसेबल हो जाएगा। देख रहे हैं ग्रे आउट हो गया। इसके ऊपर कोई ट्रैक होगा तो नज़र आ रहा होगा। और इसको आप बेसिकली मैं कॉपी लेके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने, और हाँ ये भी एक सिंपल आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसकी मुझे मान लीजिए कॉपी लेनी है तो एक तो कंट्रोल C और यहाँ पे आ गया कि मैं कंट्रोल V प्रेस करूँ तो ऐसे कॉपी ले सकते हैं। दूसरा सिंपल तरीका है कि जिस भी लेयर की कॉपी लेनी है उसे सिलेक्ट करिए, ऑल्ट प्रेस करके रखिए और माउस से ड्रैग करके उसे इधर ले आइए, तो इस तरह से आपके पास कॉपी आ जाएगी। अब मैं इसे ऊपर मूव कर रहा हूँ और इस ऊपर वाले ट्रैक पर ला रहा हूँ, तो यहाँ पर टॉप पे ये लाइन बना हुआ ये वाली लेयर है। अगर मैं इसे यहाँ पर डिसेबल वीडियो ट्रैक पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखना बंद हो गया, यहाँ पर हाइड हो गया, और इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ इस तरीके से, राइट। अगर मैं नीचे वाली लेयर को बंद करता हूँ, नीचे वाली लेयर हाइड हो चुकी है, ऊपर वाली दिखाई दे रही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऊपर है तो हमें पता नहीं होगा नीचे हाइड हो चुकी है नहीं। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ तो देख रहे हैं पूरा दोनों के दोनों जो है डिसेबल हो गई हैं। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये अनेबल हो गई है, ये अनेबल हो गई है। तो बेसिकली ये व्यू और हाइड का बटन है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाली लेयर को। तो ये बेसिकली आपकी जो भी व्यूइंग ऑप्शन है वो ये हैं। ऑडियो के लिए यहाँ पर सोलो कर सकते हैं किसी ऑडियो ट्रैक को, या म्यूट करना हो तो म्यूट कर सकते हैं। अगर मैं म्यूट कर दूंगा तो ये सुनना बंद हो जाएगा, अगर मैं सोलो कर दूंगा तो बाकी सारे ट्रैक्स बंद हो जाएंगे, सिर्फ ये ट्रैक सुनेगा। तो ये सब एडिटिंग टूल्स तो आप समझ गए हैं, लास्ट क्लास के अंदर भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अब हम चलते हैं आगे, इसमें थोड़ी की फ्रेमिंग वगैरह कैसे करनी है उसके लिए। कोई भी आप वीडियो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ऊपर इंस्पेक्टर विंडो रहती है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। अब यहाँ पे ऑडियो सिलेक्टेड है, अगर मेरे को वीडियो की देखनी है तो यहाँ पर वीडियो पे आना पड़ेगा। वीडियो ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह इस पर लगाते हैं तो उसकी भी यहाँ से आती हैं, अभी नहीं है क्योंकि कोई इफेक्ट लगा नहीं हुआ। तो अभी वीडियो पे आते हैं। यहाँ पर मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, पोजीशन लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, सिंपल रोटेशन दे सकता हूँ, राइट। एंकर पॉइंट इसका हिला सकता हूँ, और ये पिच और ये सब चीज़ें जो हैं, थोड़ा पर्सपेक्टिव लुक देना हो तो वो चीज़ दे सकते हैं। सिंपली ये फ्लिप के बटन दिए हुए हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। तो ये तो ट्रांसफॉर्म की सारी ऑप्शंस हैं। क्रॉप का मैंने आपको बताया ही था, ऊपर नीचे टॉप लेफ्ट राइट करना हो तो, ठीक है। मुझे ये ऑप्शन जो है डायनेमिक जूम, ये बहुत सही लगती है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपका शॉट है ये, मैं थोड़ा सा सेक्शन ले लेता हूँ इसका, यहाँ से यहाँ तक का, राइट। कितना सेक्शन मैं कट कर लेता हूँ। कट करने के लिए एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, ब्लेड टूल तो था ही। अगर आप टाइमलाइन पे कहीं पर भी आपका प्ले हेड है, कंट्रोल B आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर कट लग जाएगा, राइट। और मान लीजिए आपके पास कॉपी हैं, 2 लेयर हैं ऊपर नीचे, काफ़ी सारी लेयर हैं। अब कुछ भी सिलेक्ट आपने नहीं किया, अब कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो सारी की सारी लेयर जो हैं उनमें कट लग जाएगा ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे प्ले हेड है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे पूरी सब लेयर्स पे नहीं लगाना, सिंगल पे लगाना है, मान लीजिए सिर्फ नीचे वाली पे चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो सिर्फ उस पर लगेगा। अगर आप बिना कुछ भी सिलेक्ट किए कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो कंप्लीट सारी लेयर्स पे लग जाएगा। तो ये कंट्रोल B बहुत हैंडी जो है शॉर्टकट है कटिंग करने का। सब कुछ सिलेक्ट किए बिना आप कट करेंगे तो सब पे लग जाएगा, और कोई पर्टिकुलर लेयर आपने सिर्फ एक कट करनी है, उसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल B करेंगे तो उस पर लग जाएगा। ऊपर वाली लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन ले रहा था कोई भी, मान लीजिए ये सेक्शन है, कंट्रोल B। तो मैंने ये इतना सेक्शन जो है इसको अलग कर लिया है यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इस सेक्शन के ऊपर क्या करता हूँ कि डायनेमिक जूम को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखिए ये साथ साथ में जो है जूम भी हो रहा है।
अब उसको आपको थोड़ा देख के पता लग नहीं रहा होगा इतना, उसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ा जूम कम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जूम की आपने कंट्रोल कैसे करना है, कि ज़्यादा कम कैसे करना है। अब आपने क्लिप सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे डायनेमिक जूम है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 आपको बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। जो बाहर वाला बॉक्स है रेड और एक अंदर वाला ग्रीन। तो अंदर वाला बॉक्स आपको बता रहा है कि किस पोर्शन तक जूम हो रहा है। मान लीजिए मुझे पूरा, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इतना एक्सट्रीम तो करना नहीं होता, सिर्फ ये 3 पिल्लों तक जूम करना है, राइट। अब मैं अगर प्ले करता हूँ, देख रहे हैं ये 3 पिल्लों से जूम आउट हो रही है ये चीज़। तो एक बहुत इसके अंदर अपने आप ही कैमरा मूविंग आपको जो है मोशन नहीं दे रहा है। अभी क्या है कि ये जूम्ड इन वर्जन से आउट की तरफ आ रहा है। अगर आपको जूम इन करना है बाहर से अंदर की तरफ, तो ये जो डायनेमिक जूम में नीचे ऑप्शन है स्वैप की, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब ये उल्टा हो जाएगा। ग्रीन वाला आपका रेक्टेंगल बाहर आ गया, रेड वाला अंदर चला गया। अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये पहले जूम्ड आउट था, अब जूम इन हो रहा है, राइट। जूम्ड आउट से जूम्ड इन। और इसको आप किसी भी टाइम पे जाकर के लास्ट फ्रेम पे, जैसे ये इस तरफ पहुँच गया बिल्कुल, मुझे चाहिए, सॉरी ये मैंने ग्रीन वाला पकड़ लिया, पहले रेड वाले पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे मुझे चाहिए था फोकस। तो अब जो है ये जाकर के इन्हीं 3 के ऊपर फोकस करेगा। तो ये बहुत ही कूल ऑप्शन है, इसको तो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। इनफैक्ट ये तो चलो मूविंग शॉट है, कई बार हमारे पास स्टिल इमेजेस होती हैं तो उनके अंदर जान डालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, डायनेमिक जूम लगाइए और बहुत अच्छा इसके ऊपर होता है। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शंस में और जाना है तो लीनियर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईज इन आउट की ऑप्शन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो शुरुआत में ये धीरे जूम इन होना शुरू होगा और एंड में आते आते फिर से धीरे हो जाएगा, तो बीच में स्पीड पकड़ेगा। आप सिंपली ईज इन भी कर सकते हैं, ईज आउट भी कर सकते हैं, कि शुरुआत धीरे हो या एंड धीरे हो। लीनियर भी आपका चलता है, अगर आपको वो डिपेंड करता है आप किस तरह की एडिट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसको हटाना चाहता हूँ, जो मुझे हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पर इस बटन पे और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल आपको दिखाई देने लग जाएगा, राइट। ये आपका डायनेमिक जूम हो गया। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि कंपोजिट मोड। इसमें क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक फुटेज है और इस फुटेज के ऊपर मैं दूसरी फुटेज को इसकी कॉपी ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ। ये ऊपर वाली फुटेज और नीचे वाली फुटेज जो है इनको मैं आपस में जो है ब्लेंड करना चाहता हूँ, तो ऊपर वाली फुटेज को मैंने सिलेक्ट किया और कंपोजिट मोड में जो है नॉर्मल पे जाकर के अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाली फुटेज के साथ देख रहे हैं आप ऐड हो गई है यहाँ पे एडिटिव मोड में। ऐसे ही मैं कलर पे क्लिक करूँगा, कलर डॉज पे, ये अलग अलग जैसे फोटोशॉप के अंदर या आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो सब के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं। तो इस तरह से आप इन अलग अलग तरीके से आप इनकी साथ जो है आपस में ब्लेंडिंग कर सकते हैं। हालांकि ये नॉर्मली इस तरह से होता नहीं है काम, ये आप इन केस जो है कुछ मैप बना के लाए होते हैं लाइट के लिए या कोई 3D से रेंडर करके लाए होते हैं, तब इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा काम आती हैं। फिलहाल मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ और सिंपली नीचे ओपेसिटी है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं, तो इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन थी यहाँ पर आपकी कंपोजिट की, सिंपल। अब हम स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। नीचे देख रहे हैं स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन है, ये हो सकता है आपके ऐसे ऑफ हो, इसको ऐसे खोल लीजिए क्लिक करके। तो स्टेबलाइजेशन समझाने के लिए आपको मैंने 2-3 फुटेज यहाँ पर रखी हैं ला करके, तो ये 1, 2 और ये 3 फुटेजेस मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। इनको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अपन जल्दी काम कर सकें। थोड़ा सा मैं इस क्लिप को काट लेता हूँ, 2 क्लिप्स हो गई और ये एक थर्ड क्लिप यहाँ पर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लिप है, ये मैंने प्रीमियर प्रो के अंदर भी जब सिखाया था स्टेबलाइजेशन और आफ्टर इफेक्ट्स में तो यही क्लिप यूज़ की थी। मैं इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से इसमें थोड़ा शेक आ रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मुझे स्टेबलाइजेशन पे जाना है और सिंपली स्टेबलाइज पे क्लिक करना है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पर्सपेक्टिव वगैरह पे रख करके, और ये फुटेज आपकी बहुत बढ़िया स्टेबलाइज हो गई है। इतना सिंपल है रिजॉल्व के अंदर स्टेबलाइज करना। लेकिन आपने देखा हो कुछ फुटेज में इशू आता है, नॉर्मली आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में जो है बहुत ही उसमें वॉर्पिंग ज़्यादा हो रही होती है, स्टेबलाइज नहीं हो पा रही होती। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये फुटेज है, इसमें ये इस तरह से शॉट मूव कर रहा है। इसको मैं अगर स्टेबलाइज करता हूँ पर्सपेक्टिव मेथड से, मैंने स्टेबलाइज किया, प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए अब किसमें कितना जो है वॉर्पिंग आ रही है एंड में। तो ये शुरुआत में स्टेबलाइज हुई लेकिन एंड में वॉर्पिंग हो गई। उसका रीज़न क्या है कि पर्सपेक्टिव मेथड क्या है, पीछे जैसे वॉल है, पीछे पूरा वॉल के पिक्सल घूम रहे हैं, तो वो डेटा को समझ रहा है कि पीछे सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से स्टेबल कर रहा है चीज़ों को, राइट। और अगर जो है इस केस में हम देखें तो पूरा ब्लैक है बैकग्राउंड, तो इसको कुछ डेटा नहीं मिल रहा ये समझने के लिए कि पर्सपेक्टिव है कहाँ पे, तो इसलिए पर्सपेक्टिव मेथड यहाँ नहीं चलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है रीसेट का बटन है, इसको रीसेट कर देता हूँ। अब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे सिमिलैरिटी की ऑप्शन है, इस पर लेके आता हूँ और अब मैं स्टेबलाइज करता हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टेबलाइज किया, तो देख रहे हैं अब ये स्मूथ स्टेबलाइज हो गया है, राइट। बहुत हल्का फुल्का ओवल अभी भी होगा, बट मच मच बेटर देन बिफोर, ठीक है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ एंटायरली, तो देख सकते हैं आप कितना शेक था इसमें। ऑन करते ही
ये कितना स्मूथ हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड्स जो हैं सिमिलरिटी, ट्रांसलेशन और पर्सपेक्टिव अलग अलग जगह पर काम करेंगे। अब यहाँ पर एक कैमरा लॉक है, ये आपको समझाने के लिए मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ, सॉरी इस क्लिप पे आता हूँ। तो ये मेरे पास क्लिप है, ये इस तरह से थोड़ा शेक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं हैंड हेल्ड क्लिप है। पहले तो इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं पर्सपेक्टिव मेथड से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेटा है तो ये हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि एकदम स्टेबल हो गया है यहाँ पर ये शॉट। और इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि इस शॉट के अंदर आपको ये कैमरा लॉक की ऑप्शन दिखाना। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कैमरा लॉक पे, तो देख रहे हैं दोबारा स्टेबलाइज मुझे करना पड़ेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा थोड़ा जूम हो गया है शॉट। ये बेसिकली कैमरा को स्टिल करके लॉक करके रखने की कोशिश करेगा। मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको काइंड ऑफ ये इमेज ही लग रहा है, ये कैमरा फ्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पेंटोग्राम या इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, उस टाइप का इफेक्ट बन रहा है। तो इसकी ये जो है आप देख रहे हैं गाड़ी थोड़ी सी बेंड हो रही है, ऑलमोस्ट कैमरा को एक ही जगह रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी इन सर्टेन केस अगर आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। वैसे तो स्टेबलाइज ही इसमें ज़्यादा बेटर लगेगा इस फुटेज में, बस आपको बताने के लिए था कि ये ऑप्शन है। क्रॉपिंग रेशियो क्या करती है, कितना आपको क्रॉप करना है। जब भी आप स्मूथिंग वगैरह करते हैं, स्टेबलाइजेशन करते हैं, तो थोड़ी सी आपकी फुटेज क्रॉप होती है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितनी स्मूथ रखना है, स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा वियर्ड इफेक्ट आया है तो कम ज़्यादा करके इनसे आप जो है इन बिटवीन स्टेबलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में डिफ़ॉल्ट स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा काम कर जाती है। तो ये स्टेबलाइजेशन हो गई। उसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो है नए स्पीड चेंज का यहाँ पर एक मेन्यू आया। इसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा इसका बटन जो डिसेबल किया हुआ है। बट यहाँ पर स्पीड चेंज के अंदर बड़ी कूल ऑप्शन इन्होंने दी हुई हैं। वो क्या है कि मान लीजिए आपको सिंपली फुटेज को रिवर्स करना है, तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, फुटेज आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब इस केस में आपको उतना पता नहीं लग रहा होगा, किसी और एग्जाम्पल पर देखते हैं हम ये चीज़। मान लीजिए ये जो चीज़ है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ये इस तरह से हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं, इतना मैं इस क्लिप को छोटा कर लेता हूँ। ये स्क्रॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था, ऑल्ट प्रेस करके मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये ऊपर वाली जो चीज़ है बेसिकली ये वाला चीज़, इसका साइज़ बड़ा करना हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके अगर स्क्रॉल करेंगे व्हील से, शिफ्ट प्रेस करके स्क्रॉल, तो ये छोटा बड़ा इस तरह से हो जाएगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा विजिबल नज़र आएगा। और ऑल्ट स्क्रॉल से इस तरह से वाइड होगा, शिफ्ट स्क्रॉल से ये हाइट में छोटी बड़ी होगी लेयर, राइट। फिलहाल मैं इसको इतना कर देता हूँ और वापस से नीचे ले आता हूँ। तो हमारी फुटेज प्ले करने में हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्लिप को और यहाँ पर रिवर्स पे क्लिक कर देता हूँ तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। सिंपली एक बटन दबा के रिवर्स हो जाता है। और अगर मेरे को लगता है यहाँ पे मुझे यहाँ फ्रीज़ करना है इस फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पर आकर के ये फ्रीज़ फ्रेम का बटन है, इस पर क्लिक करूँगा। देख रहे हैं आप क्लिप 2 बन गई है, इससे आगे फ्रीज़ हो जाएगा ये। तो इससे पहले वीडियो प्ले होगी और जहाँ पर मैंने फ्रीज़ किया था उससे आगे पूरी क्लिप जो है फ्रीज़ फ्रेम बन जाएगी, राइट। इसको आप ड्रैग ड्रॉप करके आगे बड़ा भी कर सकते हैं। तो इतना सिंपल इन्होंने बना दिया यहाँ पर जो ये स्पीड चेंज के अंदर छोटे मोटे जो इस तरह के इफेक्ट दे करके। दूसरा है इसके स्पीड को छोटा कम या ज़्यादा करने का। अभी जैसे इस स्पीड पे ये जा रहा है, स्पीड बढ़ानी है तो मैं परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, 200 कर दिया मैंने तो ये तेज़ हो जाएगा, राइट। और कम करनी है तो नेगेटिव कर दिया, सॉरी नेगेटिव में तो उल्टा हो जाएगा, बेसिकली 50 कर देता हूँ मैं, तो ये स्पीड धीरे हो जाएगी। इस तरीके से स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बेटर क्लिप लेते हैं इस काम के लिए। बेसिकली जैसे ये क्लिप में क्या हो रहा है, तो इसमें ऐसे रोटेट कर रही है। पहले तो मैं इसको स्टेबलाइज कर लेता हूँ। ये शॉट्स मैंने जो है डॉली के ऊपर लिए थे, स्केटर डॉली पे, इस वजह से इसमें शेक बहुत आ रहा है। और अब ये ठीक है, काम चल जाएगा इतना। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जो एकदम से जो है ये तेज़ मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। इसके लिए इसको छोटा कर लेते हैं, क्लिप को यहाँ से शुरू करते हैं। ये बहुत स्लो मूव कर रही है, मैं चाहता हूँ ये बहुत फास्ट यहाँ तक मूव कर जाए। इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। तो मैंने इस क्लिप को पकड़ा और यहाँ पर जो है सिंपली इसको अगर मैं कर देता हूँ 300, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लिप छोटी हो गई है। 300 जो है 3 टाइम इसकी स्पीड हो गई है, 300%। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये फास्ट हो गई है। आप उसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, 1000 कर देते हैं मान लीजिए, ज़्यादा ही फास्ट हो गई है। एक्चुअली मैंने 1000 नहीं 10,000 कर दिया मैंने, इसको मैं 1 करता हूँ। तो इस तरह से अब ये थोड़ा सा ये हैंग होने लग गया। हाँ ये देखिए, तो आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम भी हैंग होता है, ऐसा नहीं है कि हैंग नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर स्पीड बढ़ गई है।
अब ये 1000 स्पीड मैंने की है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो ये क्लिप जो है मेरी छोटी होती जा रही है, मुझे बाकी क्लिप यहाँ पर खींच करके पीछे लानी पड़ेंगी। अगर मैं वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिप छोटी करूँ और साथ में ये क्लिप मेरी मूव भी कर जाए, तो इसके लिए क्या है, रिपल सीक्वेंस की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और अब मैं इसको 50% करता हूँ। ये अच्छी टाइमलाइन में देखिएगा, एंटर करते ही बेसिकली ये बड़ी हो गई, स्पीड कम हो गई और वो सब कुछ आगे खिसक गया। अगर मैं इसको 200 करता हूँ, स्पीड को बढ़ाता हूँ, मैंने क्लिक किया, अब ये छोटी हो गई और बाकी टाइमलाइन पूरी रिपल अपने आप सेट हो गई इसके साथ। तो अगर आपको ऑटोमेटिक सेटिंग चाहिए तो इस तरह से आप यहाँ पर रिपल सीक्वेंस को ऑन कर सकते हैं। दूसरा है कि फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से भी आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, कि अभी 60 फ्रेम पर सेकंड पे है, आप इसको कम करके 30 पे कर सकते हैं, वो भी आपका कंट्रोल है। तो दोनों तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट। तो इन सारी क्लिप्स को मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। हम चलते हैं मीडिया में और कुछ और फुटेज देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास बाइक डायरीज़ की फुटेज होंगी, जो मैंने पहले भी आपको उस पर रीटाइमिंग वगैरह सिखाई थी, वो ढूंढते हैं। ये फुटेज यहाँ लेके आते हैं। तो ये शॉट हम यहाँ पर लेकर गए हैं। ये बाइक यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे, इसको घुमाएंगे और इससे धूल उड़ेगी। ये मैंने पहले भी इस्तेमाल की थी आफ्टर इफेक्ट्स के या उसके प्रीमियर के अंदर, जो है टाइम रीमैपिंग आपको सिखाने के लिए, स्पीड रैंपिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्पीड रैंपिंग के लिए मैं इसी को ले आता हूँ, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। अभी यहाँ से हम इसको काट लेते हैं शॉट को। जब ये चलना शुरू होती है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि तेज़ हो और उसके बाद जो है एकदम से धीरे हो जाए। पहले फास्ट ये चीज़ हो, फिर एकदम से धीरे हो जाए और ये पूरा स्मोक जो है ये उड़ रहा है, ये धीरे धीरे इसमें नज़र आए। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर तो आपने देख लिया कि आप सिंपली स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट अगर आपको ये एक ही उसके अंदर पहले तेज़ हो जाए, फिर धीरे हो जाए, फिर तेज़ हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्पीड रैंपिंग। तो स्पीड रैंपिंग करने के लिए या तो आप कट लगाएंगे यहाँ पर, तो वो तो मतलब तरीका इतना अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें जो कट लगने के बाद क्या होता है, जहाँ पे ब्लेंडिंग होती है ना, वो ब्लेंड होने के बजाय बेसिकली शार्प एकदम से पहले स्लो होता है और फिर एकदम से तेज हो जाता है, उसके बीच में कोई रैंप नहीं होता। इसलिए स्पीड रैंपिंग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रैंप की तरह स्मूथली ट्रांजिशन करे। पहले अगर फास्ट है तो उससे स्मूथली स्लो होना शुरू हो, और फिर स्लो से फास्ट होना है तो वो भी स्मूथली हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और इधर आपके जो है रीटाइम कंट्रोल्स हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर एक ब्लू कलर के एरोज़ की लाइन आ गई है, राइट। और इसके आने के बाद बेसिकली आपके यहाँ पर सेक्शंस आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 100% लिखा है, इस पर क्लिक करना है साथ में एरो पे, और यहाँ पर स्पीड पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ तक तेज चाहिए, तो मैं एक स्पीड पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इस जगह पे। तो मैंने ये ऐड स्पीड पॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कट लगा हुआ आ गया, बेसिकली ये स्पीड पॉइंट ऐड हो गया। उसके बाद मैं ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन थोड़ा सा धूल उड़ने वाला ये स्लो करना चाहता हूँ, तो इधर मैंने फिर से ऐड स्पीड पॉइंट कर देता हूँ। तो ये दो मैंने स्पीड पॉइंट लगा लिए हैं, और उसके बाद जो है बाकी वीडियो मैं नॉर्मल रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ और ऑल्ट स्क्रॉल से इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो बेसिकली दो स्पीड पॉइंट हैं। अब जैसे मैंने स्पीड पॉइंट लगाए, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेक्शन बन गए, यहाँ पर भी 100% लिखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इनकी किसी भी सेक्शन की मैं जाकर के स्पीड चेंज कर सकता हूँ, राइट। वो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर जो हैंडल लगे हुए हैं, इसमें ऊपर हैंडल है, देख रहे हैं, मैं इसको अलग से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये रेड हो रहा है, या नीचे वाला है, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर मैं ऊपर वाले को मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं सेंटर में स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। सेंटर में जो 64 लिखा है ये, अब ये मैं स्पीड कम कर रहा हूँ, यहाँ पर 44% हो गई है। पास लाऊंगा तो बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रही है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ 2-3 बार ताकि 100 पे आ जाए। और नीचे वाले को अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो बेसिकली स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये बेसिकली पोजीशन चेंज हो रही है कट की। जो ये मैंने लगाया था स्पीड रैंपिंग के लिए, जो स्पीड पॉइंट ऐड किया था, यहाँ पे मैंने क्लिक करके ऐड स्पीड पॉइंट किया था ना, तो वो पॉइंट आगे पीछे मैं मूव कर पा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। फिलहाल मैं इसको भी वापस ले आता हूँ। अब एक तरीका तो यही है कि मैं इधर से इसको जो है स्लो कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पर क्लिक करके इस एरो पे चेंज स्पीड की ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के मैं कहता हूँ 50% मुझे करनी है, तो ये 50 हो जाएगी। इधर से मैं वैल्यू दे सकता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ कि ये इस तरह चलना शुरू हुआ और फिर ये स्लो हो गया, उसके बाद ये नॉर्मल स्पीड पे हो गया। मैं शुरुआत में चाहता हूँ कि फास्ट हो जाए, तो मैं इस पर क्लिक करके चेंज स्पीड को यहाँ पर जो है 200% कर देता हूँ, तो ये तेज़ी से शुरू होगा। तो जहाँ पे ही फास्ट होता है तो ये जो एरोज़ हैं पास आ जाते हैं ब्लू कलर वाले, और जहाँ धीरे हो जाते हैं वहाँ पर ये एरोज़ दूर हो जाते हैं और येलो हो जाते हैं, ताकि पता लग जाए कि ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये स्लो हो रहा है पोर्शन। तो ये फास्ट हुआ और फिर स्लो हुआ।
इनफैक्ट मैं एक और स्पीड पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ कि शुरुआत में नॉर्मल है और ये जो घूमना शुरू हुआ है बस ये वाला पोर्शन मुझे तेज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक और स्पीड पॉइंट ऐड करता हूँ, ठीक है। इस पोर्शन को मैं करता हूँ 200%, तो ये तेज़ी से, और फिर ये स्लो हो गया। इसको मैं 50 से भी कम कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ से ड्रैग करके करते हैं थोड़ा और कम। इसको मैं मान लीजिए 28 कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल धीरे हो गया। और जब ख़त्म होगा उसके बाद ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ लंबा हो गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये ख़त्म हो जाए, तो मैं अब नीचे वाले पॉइंट से इसको इधर ड्रैग कर दूंगा। उससे क्या स्पीड चेंज नहीं होगी, पोजीशन चेंज होगी कि इस पोर्शन के बाद में नॉर्मल स्पीड आ जाए, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें ये बेनिफिट है कि आपकी जो जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे मैंने आपको कहा रैंपिंग कर सकते हैं आप। उसको खोलने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है रीटाइम कर्व की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने रीटाइम कर्व किया, अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे अपने माउस को या इसको थोड़ा खोलेंगे टाइमलाइन को, तो आप देख सकते हैं कि नीचे आपको यहाँ पर एक लाइन बनी हुई आएगी जिसके ऊपर पॉइंट्स लगे हुए हैं। बेसिकली आपके ये वही स्पीड पॉइंट्स हैं आपके। अब यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट रीटाइम फ्रेम पे रहता है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीटाइम फ्रेम पे रहता है। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको रीटाइम स्पीड की ऑप्शन मिलेगी, उस पर आप क्लिक करें तो ये ऐसे आपका जो है पॉइंट्स आपको बन के आ जाएंगे, ग्राफ इस तरह का हो जाएगा। अब क्या है कि आप इन पॉइंट्स को पकड़ के यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर है ये, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से, राइट। तो मैं तीनों पॉइंट्स को जो भी मैंने लगाए हैं इनको स्मूथ कर देता हूँ। अब क्या है कि यहाँ से जो एकदम से जर्क आ रहा था वो चीज़ नहीं आएगी। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये नॉर्मल स्पीड पे देखिए कितना स्मूथली आया यहाँ पर। सेम इस केस में यहाँ पर होगा कि जब स्पीड पकड़ी तो ये स्मूथली रैंप अप और रैंप डाउन इस तरह से गया है स्मूथ होकर के। और इन हैंडल्स को आप बाद में पकड़ के जो है अगर आप ड्रैग करेंगे इस तरह से तो स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो, और आप इनको अंदर की तरफ छोटा भी कर सकते हैं अगर शार्प आपको लेके जाना है तो ये सुपर स्मूथ इस तरह से हो जाएगा, राइट। सिंपली ड्रैग इन ड्रैग आउट करने से। तो इस तरह से आप स्मूथली रैंप इन रैंप आउट करके ये अच्छा स्पीड रैंप बना सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जब स्लो होता है तो ये फ्रेम थोड़े से अटकने लग जाते हैं। तो बेसिकली हमने ये 50 फ्रेम पर सेकंड पे आई थिंक शूट की थी वीडियो, और हम इसको 50% कम भी कर देते तो 25 फ्रेम पर सेकंड ये चलती तो भी स्मूथ लगती है। अब हमने क्या किया, 50 से भी नीचे चले गए हम, 28% इसकी स्पीड हमने गिरा दी है, तो ये जो है इस तरह से जर्क नज़र आ रहे हैं फ्रेम के अंदर। उसको ठीक करने के लिए सिंपली आप इस क्लिप को सिलेक्ट करके रखें और यहाँ पर जो है सबसे नीचे आएँ, यहाँ पर रीटाइम एंड स्केलिंग की ऑप्शन मिलेगी। हो सकता है आपकी बंद हो ऐसे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगी ये। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर नीचे सबसे है ऑप्टिकल फ्लो, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप ऑप्टिकल फ्लो इसे कर लेंगे, अब मैं अगर इसे प्ले करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पर ये इसको स्मूथ एकदम बना देगा, बटरी स्मूथ। ये ऑप्टिकल फ्लो आपका प्रीमियर प्रो के अंदर भी आपने देखा होगा। तो सिंपली ऑप्टिकल फ्लो यूज़ करने से जहाँ पर भी आप रिक्वायर्ड आपकी फ्रेम रेट जो है उससे नीचे चले जाते हैं, जो आपकी स्मूथनेस के लिए रिक्वायर्ड फ्रेम रेट है, तो वहाँ पे जर्क आते हैं, उसको हटाने के लिए ऑप्टिकल फ्लो आप ऑन कर लें। इस तरह से वो जो है बहुत स्मूथली आपका जो है शॉट निकाल देगा। तो स्पीड रैंपिंग आपको समझ में आ गई है। इजी था, लाइक प्रीमियर प्रो ही था। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें बेटर है, कुछ लोग कह सकते हैं प्रीमियर में, पर दोनों में सेम आउटपुट आपकी निकल आती है। इस तरीके से आप स्पीड रैंपिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। प्रीमियर प्रो में भी लोग करते थे, इसमें भी कर रहे हैं, दोनों में जो है मेथड ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो टूल्स थे यहाँ पर आपके स्पीड चेंज वाले, ये आप इधर से भी राइट क्लिक करके जो है सिंपली आपका यहाँ पर चेंज क्लिप ड्यूरेशन, चेंज क्लिप स्पीड यहाँ पर भी कर सकते हैं। जिनके पास पुराना वर्जन है वो यहाँ से कर सकते हैं, उनके पास ये स्पीड चेंज वाली ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो दोज पीपल हु हैव ओल्डर वर्जन ऑफ DaVinci Resolve वो यहाँ पर राइट क्लिक करके चेंज क्लिप ड्यूरेशन, चेंज क्लिप स्पीड वगैरह कर सकते हैं, राइट। तो एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी थी। मान लीजिए बीच में आप कहीं पर जैसे अभी यहाँ पर जो है मुझे स्पीड बढ़ानी है, मान लीजिए मैं एक यहाँ पर नया ऐड कर देता हूँ स्पीड पॉइंट, और यहाँ पर भी एक नया स्पीड पॉइंट ऐड कर देता हूँ, और इस जगह पर मैं स्पीड को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, पास ले आता हूँ। जो है इसको दूर खिसका देते हैं इस पॉइंट को। तो बेसिकली एक्सट्रीमली बढ़ा देता हूँ बेसिकली स्पीड को, मान लीजिए। तो मैंने इतना बढ़ा दिया कि जो इन पॉइंट्स को भी मैं एक बार वो कर लेता हूँ थोड़ा सा स्मूथ, राइट। थोड़ा इसको मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो इस पॉइंट को मैंने इतना ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया कि ये ग्राफ जो ऊपर निकल गया, तो मैं इस ग्राफ को यहाँ पर इससे ऊपर देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको ये ग्राफ ऊपर निकल जा रहा है, आप ये देख नहीं पा रहे ठीक से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 300% लिखा हुआ है। ये बेसिकली स्केल ऑफ ग्राफ है। अगर मैं स्केल को बढ़ाता हूँ
तो बेसिकली ये स्पीड कम नहीं हुई है, ये ग्राफ का स्केल जो है और बड़ा हो गया, 515% कर दिया मैंने इसको जूम इन, तो ये मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पर ईजिली। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर आप देख करके इसको अच्छे से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इन केस अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कर देते हैं और ग्राफ आपका ऊपर निकल जाता है तो उसके लिए था, राइट। तो फिलहाल जो है मैं इन कंट्रोल्स को ऑफ़ करता हूँ, रीटाइम कर्व और रीटाइम कंट्रोल्स को, इसको आप इससे बड़ा करते हैं और मैं यहाँ से एक और फुटेज लेके आता हूँ। बेसिकली रीटाइम हमने कर लिया है। मैं थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जो बताई थी डायनेमिक जूम वगैरह, उसके अलावा जो ये भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, जिनके आगे पॉइंटर लगे हुए हैं, बेसिकली ये कीएबल चीज़ें हैं। तो आप की कर सकते हैं, मान लीजिए ये जूम है यहाँ पर, मैं इस पर की कर लगाता हूँ और थोड़ा सा आगे जा करके जूम बढ़ा देता हूँ। हालांकि ये डायनेमिक जूम से भी हमने किया था, बट इस तरीके से भी हम ट्रेडिशनल तरीके उससे भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी जूम हो जाएगी, या पोजीशन मूव करनी, कुछ भी जो भी चीज़ पे आप की लगाएंगे वो चीज़ पे आपकी यहाँ पर जो है एनिमेशन आप सेव कर सकते हैं, की फ्रेम कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें की फ्रेम्स जो हैं कहाँ पर नज़र आते हैं। जैसे ही मैंने इस पर कीज़ लगाई, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ये इस तरह का आर्क बन के आ गई है। लाइक मैं दूसरी फुटेज पे भी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मान लीजिए हम क्रॉपिंग पे की लगाते हैं कि क्रॉप लेफ्ट पे मैंने की लगाई, कुछ फ्रेम बाद जा करके मेरे की लगाते देख रहे हैं यहाँ पर ये आर्क बन के आ गई है, ये की फ्रेम का साइन है। अब मैंने क्रॉप लेफ्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्रॉप पे एनिमेशन हो गई है। अब इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे रीटाइम कर्व खुलता है वो दोबारा से खुल जाएगा। इस क्लिप पे भी कर देता हूँ मैं, इसका भी खुल गया। बट अब आपको डिफरेंस क्या नज़र आएगा, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आपको डिफरेंस क्या नज़र आएगा कि जो ये जो एरो था यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉप लेफ्ट लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वही ऑप्शन सारी आ गई हैं, ठीक है। रीटाइम स्पीड, रीटाइम फ्रेम, ओपेसिटी, जितनी भी चीज़ें कीएबल हैं आपकी, उनकी ऑप्शन यहाँ पर है। तो क्रॉप लेफ्ट पे मैंने की लगाई है तो उसका यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनको भी मैं सिंपली ऐसे ही लीनियर से जो है स्मूथ कर सकता हूँ, तो अब ये ईजी नीज आउट होकर के जाएगा, राइट। ऐसा ही मेरा इस केस में है। अगर मैं जूम यहाँ से यहाँ तक किया था मैंने, इसको मैं पास ले आता हूँ की को, जल्दी जूम हो जाएगा, राइट। और इन दोनों कीज़ को मैं अगर स्मूथ कर देता हूँ तो ये धीरे शुरू होगा और फिर एंड में धीरे रुकेगा, बीच में स्पीड पकड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्विक, अगर आपको क्विक जूम इन देना हो तो आप ऐसे दे सकते हैं। कोई भी बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अभी आपके हाथ में, आपको क्या क्या एनिमेशन किस किस तरह कर सकते हैं। जो भी आप कीज़ लगाते हैं बेसिकली आपकी जो है यहाँ पर आपके की फ्रेम ऐसे नज़र आ जाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रीटाइम कर्व खुल जाएगा, नहीं तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आपका जो रीटाइम कर्व की ऑप्शन है इससे खोल सकते हैं। और सिंपली जो है यहाँ साइड में ये रीटाइम फ्रेम जो है इस पे जाकर के क्लिक करेंगे तो क्रॉप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, क्रॉप लेफ़्ट की आपकी कीज़ आ जाएंगी। जिस भी चीज़ पे आपने कीज़ लगाई हैं वो यहाँ पर सब आपको पोजीशन एक्स जैसे है यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो पोजीशन एक्स की कीज़ नज़र आ रही हैं। हालांकि कोई की इस पर लगी नहीं हुई है। अगर हम लगा देते हैं पोजीशन एक्स पे, यहाँ पर की पोजीशन एक्स, ये मैंने की प्लेस कर दी, सॉरी मुझे यहाँ पर लाना है, मैं यहाँ पर की प्लेस कर देता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पर की लग गई। थोड़ा आगे जा करके मैं इसको मूव कर देता हूँ तो ये सेकंड की लग गई, ठीक है। तो ये पोजीशन की यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा नीचे कर देता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो रहा है। तो चलिए, आपको ये ग्राफ दिखा के और कंफ्यूज नहीं करता। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये कई बार देखने में डरावनी लगती हैं, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी। तो सिंपली यहाँ पर मैं कर्व पे क्लिक करूँगा, इसके भी कर्व पे क्लिक करूँगा और ये मेरी नॉर्मल क्लिप बन जाएगी, ठीक है। तो कभी भी किसी भी उसके ऊपर आपने कीज़ लगाई हैं, उनको अपने की फ्रेम्स को देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एनिमेशन थी। अब जो है यहाँ पर वीडियो के तो हमने देख ही लिए, सिंपली ऐसे ही ऑडियो के भी यहाँ पर हैं चीज़ें कि आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी, ये भी कीएबल है। तो ये चीज़ें हम वॉल्यूम की, हम ऑडियो की बेसिकली बाद में भी हम करेंगे बात, फिलहाल इसको अभी छोड़ देते हैं। फिलहाल हम चलते हैं इफ़ेक्ट्स के ऊपर। अब यहाँ से जो है मैं ये जो भी मैंने एनिमेशन की थी इनको ख़त्म कर देता हूँ, और ये क्रॉपिंग पे भी तो मैं सारी एनिमेशन जो मैंने की थी वो डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो अब ये फुटेज यहाँ पर ख़त्म होती है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये फुटेज इधर आई और उसके बाद में ये नई फुटेज शुरू हो गई। अब मुझे इन दोनों फुटेज के बीच में लगानी है ट्रांजिशन। उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पर इफेक्ट्स लाइब्रेरी है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। सबसे ऊपर वीडियो ट्रांजिशन है, यहाँ पर ऑडियो ट्रांजिशन है, टाइटल्स, जनरेटर, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो पहले वीडियो ट्रांजिशन पर क्लिक करते हैं। इसमें क्या है, सिंपली ये एडिटिव, किसी भी ट्रांजिशन में मैं आऊँगा, देख रहे हैं अभी यहीं पे मेरे को नज़र आ जाएगी। तो पहले प्रीमियर वगैरह में जैसे लगानी पड़ती है ना, इसमें यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट से राइट, सॉरी स्क्रॉल नहीं,
हावर करेंगे माउस को लेफ्ट साइड तो ये दिखा देगा कि इससे क्या ट्रांजिशन होने वाली है। ब्लर डिज़ोल्व, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल आपका क्रॉस डिज़ोल्व, इसको उठा करके मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो ये लग गई है। अब मैं इसे प्ले करेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा यहाँ पर। और इसको एक पल मैं इसको थोड़ा सा ना स्टेबलाइज़ कर लेता हूँ, सॉरी, ताकि देखने में थोड़ी सी ठीक लगे। ये स्टेबलाइज पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से प्ले किया, अभी आकर के डिज़ोल्व हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अपने डिज़ोल्व को बड़ा करने मान लीजिए, मैंने थोड़ा स्क्रॉल करके इसको ऑल्ट स्क्रॉल से जूम कर लेता हूँ। इसको आप यहाँ पर सिंपली ड्रैग कर दीजिए, जो ये आपकी यहाँ पर आपको एजेस नज़र आ रही हैं ट्रांजिशन की। अब ये थोड़ा ज़्यादा दूर से जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको छोटा कर देते हैं तो थोड़े एंड में आके थोड़ा क्विक डिज़ोल्व हो जाएगा। और सिंपली इसको क्लिक करके आप यहाँ पर डिलीट करते हैं तो ये यहाँ पर जो है ट्रांजिशन हट जाएगी। तो ये बेसिक ट्रांजिशन अच्छी हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे चलेंगे, सब शेप्स वगैरह को छोड़ दीजिए, सब बेकार ट्रांजिशन है। फ्यूजन ट्रांजिशन, इसमें ये ब्राइटनेस ट्रांजिशन है। जैसे इसको उठा के मैं लगाता हूँ यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये एक फ्लैश आई है, इसको छोटा कर देता हूँ और मान लीजिए म्यूज़िक वीडियो का आप कर रहे हैं तो बीट के ऊपर जब ये आती है तो ये बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की ब्राइटनेस फ्लैश। फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। उसके अलावा कैमरा शेक है ये, अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पे लगाता हूँ तो ये थोड़ा ये हैवी है वाला इफेक्ट, ये देख रहे हैं आप, कैमरा शेक प्लस इसमें वो RGB स्प्लिट भी है। अगर मैं कहीं रोकता हूँ देख रहे हैं 3 कलर आपको नज़र आ रहे होंगे RGB टाइप के, तो बड़ी कूल ट्रांजिशन है ये भी, ठीक है। और कोई भी ट्रांजिशन आप सिलेक्ट करते हैं इसको छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांजिशन की ये इंस्पेक्टर विंडो के अंदर ही है, तो ये वीडियो के ऊपर थे जैसे हम ऑडियो पे थे, अब ये ट्रांजिशन के ऊपर है। हम ट्रांजिशन सेलेक्ट करेंगे उसी की ऑप्शंस खुलेंगी। तो ड्यूरेशन यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, फ्रेम्स के हिसाब से भी, सेकंड्स के हिसाब से भी। अलाइनमेंट है कि मुझे लेफ़्ट सिर्फ इसी के ऊपर ट्रांजिशन हो करके वो सीधा आ जाए शॉट, या फिर राइट पे हो कि ये एंड में जाकर के अलाइनमेंट ये शुरू हो, या सेंटर में हो, सेंटर लाइन हो, तो यहाँ से आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। शेक की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं कि शेक ज़्यादा ना हो, तो यहाँ से शेक कम होगा, ठीक है। शेक की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं, मोशन ब्लर ऐड करने पे जो है थोड़ा हैवी हो जाएगा लेकिन देखने में कूल लगेगा इफेक्ट, राइट। तो इस तरह से आप क्वालिटी सेटिंग्स वगैरह सब छेड़ सकते हैं। शटर एंगल, बहुत जितनी भी ऑप्शंस होंगी आपको सारी मिल जाएंगी ट्रांजिशन की। यहाँ पर हर ट्रांजिशन की अलग होती हैं ऑप्शंस भी, राइट। तो जैसे ये क्रैश जूम है, ये इतना अच्छा नहीं लगता। एक इसके अंदर एक दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और भी। ये है आपका पैन डाउन, पैन लेफ़्ट, ठीक है। इससे बेटर है स्लाइड वाले, स्लाइड डाउन, स्लाइड लेफ़्ट। अगर मैं स्लाइड लेफ़्ट करता हूँ, ये ट्रांजिशन आपने बहुत वीडियोज़ के अंदर देखी होगी, यूज़ भी की होगी। कूल ट्रांजिशन है। सिंपली ये लेफ़्ट साइड स्लाइड कर गया, ठीक है। तो ये अच्छी लगती है ट्रांजिशन भी। इसके अंदर आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल कोई भी मोशन ब्लर वगैरह नहीं। अगर मुझे ऑन करना है तो यहाँ पर इसकी ऑप्शंस में जा करके मोशन ब्लर मैं ऑन कर सकता हूँ, और भी बढ़िया हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो एक बार बफर होएगी ये, और उसके बाद इस तरह की चलेगी। मोशन ब्लर ऑन करने में थोड़ा सा इफेक्ट हैवी हो जाता है, राइट। तो इसी तरह से ये स्लाइड लेफ़्ट के साथ में स्लाइड राइट, स्लाइड अप, ये भी हैं। ये टनल ऑफ लाइट है, कुछ इस तरह की भी अगर आपको क्रेजी चीज़ करनी हो तो, हालांकि ये मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता। ये मेरे को बड़ी फेवरेट है, जूम इन। तो ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी क्या है कि ये थोड़ी सी ये वैसे भी हैवी है, आई थिंक थोड़ा बफर करते हैं। तो अभी ये बड़ा स्मूथली जा रहा है क्योंकि स्लो है। इसकी स्पीड अगर आप बढ़ा देंगे और बीट के ऊपर आप जो इसको मैच कराएंगे तो ये तेज़ी से जूम होके बहुत अच्छा लगेगा। ये देख रहे हैं आप। और एक तो स्पीड आपने बढ़ाई, और इसको बेटर करना है आपने, जूम आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगेन यहाँ पर जूम स्केल है। मान लीजिए मैं इसको स्केल को जो है बढ़ा देता हूँ, इतना जूम इन कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा जूम का इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप स्केल को जितना मर्जी कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसको। दूसरी चीज़ है कि जूम आपको किस जगह पे करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, मैं पीछे वाली फुटेज को चेंज कर सकता हूँ कि इसके कौन से पोर्शन से जूम आउट होना है। मैं आँखों से जूम आउट हो रहा है मान लीजिए, तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और अब ये यहाँ पर जा कर के बेसिकली जूम आउट होते होते इसकी आइज़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ से जो है दूसरा का शॉट जो है निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये आपके हाथ में है, आपको किस तरह करना है। तो इस तरह से ये जूम इफेक्ट जो है ये ऑलरेडी बिल्ट इन ही है। प्रीमियर प्रो में मैंने आपको बनाना भी सिखाया था, इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके ट्रांजिशन को लगा सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। जूम इन एंड आउट की ट्रांजिशन भी है, ये भी ऑलमोस्ट आप समझिए क्या करेगी कि एक बार अंदर जा करके फिर बाहर आ जाएगी। ये सर्टेन केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी जूम इन वगैरह इस तरह की स्लाइड वगैरह की ये ट्रांजिशन आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये तो हो गई आपकी सारी की सारी रिजॉल्व की फ्यूजन की ट्रांजिशंस।
तो फ्यूजन ट्रांजिशन के बाद में रिजॉल्व एफएक्स ट्रांजिशन है। इसमें ये एक ट्रांजिशन है मैंने यूज़ की थी, ये बर्न अवे ट्रांजिशन। मैं इसको लगा के भी नहीं दिखा रहा, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाली जो पहले वाली लेयर है वो बर्न हो जाएगी, नीचे वाली रिवील हो जाएगी। ये मैंने जो शाइन वाली म्यूज़िक वीडियो थी उसके अंदर इस्तेमाल भी की थी, बट ऑब्वियसली ये एक आधी बार इस्तेमाल किया था, इसको ओवर यूज़ करना भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट सारी ही ट्रांजिशन जो है इनमें से किसी को भी ओवर यूज़ करना ठीक नहीं है। ट्रांजिशन उतनी ही लगानी चाहिए जो आपकी स्टोरी टेलिंग के अंदर आपको हेल्प कर रही है, राइट। तो अगर म्यूज़िक वीडियो है तो ऑब्वियसली फिर तो काफ़ी ट्रांजिशन लगाई जा सकती हैं, वो तो बीट्स के हिसाब से होता है। अगर आप कोई स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ बना रहे हैं तो ट्रांजिशंस को लिमिटेड ही यूज़ करना चाहिए। ट्रांजिशन आपको समझ में आ गई है। उसके बाद हम चलते हैं इफ़ेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अगेन बायनोकुलर्स पे मैं लाता हूँ, देख रहे हैं अब ये थोड़ा सा जैसे बायनोकुलर जैसे हो गया। अगर CCTV पर लाता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा यू हैव रीच्ड ए लिमिटेशन विद DaVinci Resolve। ख़रीदना है तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि CCTV वाला इफेक्ट जो है ये आपको फुल वर्जन में मिलेगा। तो मैं नॉट येट पे क्लिक कर देता हूँ और इसको काट देते हैं इस एरर को। ये कलर्ड बॉर्डर जो है इस पे आएंगे तो ये बॉर्डर बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर जो है बना देता हूँ इसके ऊपर, तो इस बॉर्डर को का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे रेड बॉर्डर करना है तो रेड बॉर्डर हो गया। इसकी जो है एज सॉफ्ट करनी है, बॉर्डर को छोटा बड़ा करना है, इस तरह के ऑप्शन है। और ये मैंने आपको लगा के इसलिए दिखाया कि आपको क्लिप को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे इफेक्ट्स जो पहले खुले नहीं हुए थे उस पर आप जा सकते हैं। पहले हम सिर्फ वीडियो और ऑडियो को सिलेक्ट कर पा रहे थे, इफेक्ट्स को नहीं, क्योंकि इफेक्ट कोई लगा नहीं था। अब इफेक्ट्स लग गए हैं तो इसके ऊपर आकर के आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, सेटिंग इसकी छेड़ सकते हैं। और डिलीट के लिए यहाँ पर डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल ग्लिच यहाँ पर है। कुछ बड़े हैवी होते हैं तो ये देखिए ये ग्लिच आ रहा है, तो इससे बड़ी कूल वो ग्लिच ट्रांजिशन बना सकते हैं आप। ड्रोन ओवरलो ये भी कुछ इसमें होंगी, ऐसी होंगी जो आपको फुल वर्जन में मिलेंगी। DSLR ये वाली आप देख सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी बना कि लाइक आपने DSLR शूट किया है तो ये ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें जो मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको इंटरेस्टिंग, वो है एडजस्टमेंट क्लिप। अगर मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो देख रहे हैं खाली एडजस्टमेंट लेयर ऊपर आ गई है। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो कुछ भी किया हुआ तो आपको पता है कि एडजस्टमेंट लेयर की पावर क्या होती है। इस लेयर के ऊपर मैं कुछ भी करूँगा तो नीचे वाली लेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, राइट। अगर मैं इस लेयर को यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, मैं ये एडजस्टमेंट लेयर को जूम कर रहा हूँ, नीचे वाली को नहीं। जैसे ही मैं इसे ऑफ करता हूँ देखिए नीचे वाली लेयर नॉर्मल है, ऊपर वाली लेयर को मैं जूम इन जूम आउट भी कर रहा हूँ तो वो भी जो है यहाँ पर नीचे वाली को इफेक्ट कर रहा है। अब इससे क्या क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको कस्टम चीज़ें कुछ करनी हो, मान लो यहाँ से मैं इधर चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जूम पे लगाया कि बिल्कुल ट्रांजिशन वाले पार्ट पे मैं जूम को कर देता हूँ 2 और फिर मैं आगे आकर के इसको वापस से कर देता हूँ 1। तो ये सिंपली मैंने यहाँ पर इस तरह से एक हल्का सा जूम इन होकर के जूम आउट की ट्रांजिशन बना ली। की फ्रेम पे क्लिक किया और यहाँ पर ये कीज़ हैं, इनको मैं मूव कर सकता हूँ पास या दूर, ताकि मुझे अगर इसको स्पीड कम ज़्यादा करनी हो तो कम ज़्यादा कर सकूँ, ठीक है। अगेन इन पॉइंट्स को पकड़ के अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएंगे पॉइंट्स। थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देते हैं ये, और थर्ड पॉइंट जो है कहाँ गया वो, हाँ कई बार ये गायब हो जाता है तो जूम इन थोड़ा सा करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंटर्स जो हैं तीनों को मैंने स्मूथ कर लिया, थोड़ा सा इसको अब ये यहाँ पर मैंने तो फ्लैट कर दिया, इसको थोड़ा रुक के अब वहाँ पे जा रहा है। इसको मैं जो है वापस से लीनियर कर देता हूँ। अब सिर्फ ईज इन ईज आउट स्टार्टिंग में होगा, बाद में नहीं, राइट। तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको इस की के ऊपर जाना है तो एक तरीका तो है कि यहाँ पर आप ड्रैग करके जा रहे हैं। दूसरा मान लीजिए आप यहाँ कहीं पर भी हैं तो ये जो पॉइंट बना हुआ है इधर से आप जो भी लास्ट की फ्रेम है उस पर आ जाएंगे, ठीक है। और राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट की फ्रेम पे। और सिमिलरली यहाँ से भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपने ये रीटाइम वगैरह खोलना नहीं है, सिंपली ऊपर से कुछ चेंजेस करने हैं तो जूम पे मैंने लगाया था, तो देख रहे हैं जिस पे भी मैं की लगाऊंगा उसके यहाँ पे लेफ्ट में एरो आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और लास्ट की फ्रेम पे पहुँच जाऊँगा। की फ्रेम पे पहुँचते ही आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर रेड है, यानी की फ्रेम लगा हुआ है। इससे पिछले पे जाऊँगा तो यहाँ पर भी रेड है, की फ्रेम लगा हुआ है। अब यहाँ पर राइट का एरो भी आ गया, क्योंकि अब मैं आगे भी जा सकता हूँ, तो इधर नेक्स्ट की फ्रेम पे जा सकता हूँ। इस तरह से अलग अलग की फ्रेम्स के बीच में आप जंप कर सकते हैं इन एरोज़ के थ्रू, ठीक है जी। और अब मैंने क्योंकि थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे मूव कर दिया था, जूम की मेरी जो है परसेंटेज चेंज हो गई थी, तो मैं इस वाले पे आकर के बेसिकली Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, एक्स्ट्रा की लगा दी मैंने। हाँ, तो बेसिकली मैं लास्ट की फ्रेम पे आता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं 0.9 हो गया, इसको मैं 1 कर देता हूँ तो वापस मेरा नॉर्मल 1 पे चला जाएगा।
यहाँ पर ठीक है, ऑलमोस्ट 2, इसको 2 कर देते हैं। और लास्ट में जो है ये भी थोड़ा छोटा हो गया, तो देख रहे हैं साइड में बॉर्डर निकला है, तो इसको भी मैं 1 कर देता हूँ। और अब जो है ये मेरा एजेस बाहर नहीं निकलेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जनरल चीज़ थी बताने के लिए कि ये आप एक चीज़ कर सकते हैं, बट ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप हर ट्रांजिशन में जूम ही लगाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ यहाँ पर कीएबल है वो सारी चीज़ों को आप जो है की कर सकते हैं इस तरीके से। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर भी वो नीचे वाली लेयर्स को इफेक्ट करेगी। इसका बेनिफिट क्या है कि एनी टाइम अगर आप एडजस्टमेंट लेयर बंद करते हैं तो नीचे की लेयर्स आपकी नॉर्मल जैसी थी वैसी आपको नज़र आ जाएंगी, राइट। तो ये ऊपर की जो डिज़ोल्व वगैरह की ट्रांजिशन है, इसमें एक है स्मूथ कट। ये बताने के लिए मैं एक रेलेवेंट एग्जांपल लेके आया हूँ, क्योंकि नॉर्मल फुटेज पे समझ नहीं आता आपको। स्मूथ कट क्या करता है कि अगर आपको जिस तरह मेरे पास ये फुटेज है, इसमें मैं एक जगह बैठ के बोल रहा हूँ, इसमें मैं अगर कट लगाता हूँ, लाइक यहाँ पर हम प्ले करते हैं इसे। टफ कलर ग्रेडिंग चाहिए, कुछ लोग को कंप्लीट चाहिए, तो सबको सेटिस्फाई करने वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ। उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स मैं क्रिएट करूँगा, ताकि कुछ मॉड्यूल्स जो है वो एडिटिंग रिलेटेड। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर कि इसमें ये बोला है उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल चाहिए वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ। उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स मैं क्रिएट करूँगा। ये पार्ट मैं कट कर देता हूँ मान लो, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, अगेन कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये सेटिस्फाई करने वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ, ताकि कुछ मॉड्यूल्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर ये कट है वहाँ पर ये कट नज़र आता है फुटेज के अंदर, एकदम से जर्क आता है। करने वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ, ताकि कुछ मॉड्यूल। ठीक है, तो ये छोटा सा जर्क जो है ये जो हमको थोड़ा सा आँख में लगता है, अगर मैं स्मूथ कट को उठा करके यहाँ पर ट्रांजिशन को डाल देता हूँ, अब प्ले करता हूँ, करने वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ, ताकि कुछ। तो ये जो है ट्रांजिशन हो चुकी है, यहाँ से आपको पता भी नहीं लगा उस कट का, अगर आप ध्यान से देखें। करने वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ, ताकि कुछ मॉड्यूल। तो ये क्या करता है बेसिकली स्मूथली ब्लेंड करता है। अगर आप ध्यान से देखें, आप देख रहे हैं डबल डबल थोड़ा सा आपको हैंड यहाँ पर नजर आएंगे। मैं कंट्रोल F प्रेस करके आपको बड़ा करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ देख रहे हैं फिंगर्स डबल हो गई हैं, तो वो एक्चुअली स्मूथिंग हो रही है वहाँ पर, जो बेसिकली कलर ग्रेडिंग चाहिए, कुछ लोगों को कंप्लीट चाहिए, अभी देखना है। तो सबको सेटिस्फाई करने वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ, ताकि कुछ मॉड्यूल्स। तो वो दोनों फुटेज के अंदर इसने इस तरह से डिसॉल्व किया है कि बिल्कुल पता ही नहीं लगता अगर आप नॉर्मली देखो तो। इसको भी अगेन हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ आपको। बना रहा हूँ ताकि कुछ। तो जितना छोटा करेंगे इसमें ये ज़्यादा पता लग जाता है फिर उसका। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसमें भी ऑप्शन है, आप छेड़ के देख सकते हैं। यहाँ पर मोड वगैरह है इसके, बेटर फास्टर। ठीक है, तो ये स्मूथ कट है, ये इस तरह की फुटेज के अंदर सबसे ज़्यादा काम आता है जब आप बैठ करके एक जगह पर बोल रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं या कोई लेक्चर वगैरह आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या जनरली कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है स्मूथली कट लगा सकते हैं और विजुअली आपको जो है देखने में फ़र्क पता नहीं लगेगा। वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ, ताकि कुछ मॉड्यूल। क्योंकि ऑडियंस का ध्यान हमेशा आपके फेस की तरफ होता है और वो लिप सिंक जो है वो बीच में ऐसे ब्लेंड हो जाती है, पता लगता नहीं है। वाला एक कोर्स मैं इस तरह का बना रहा हूँ, ताकि कुछ मॉड्यूल्स जो है वो एडिटिंग रिलेटेड हों। तो इस तरह से इफेक्ट्स काम करते हैं, ट्रांजिशन काम करती हैं DaVinci Resolve के अंदर। फिलहाल एडिटिंग के सारे टूल्स खत्म हो गए हैं, सारी ट्रिक्स जो हैं कवर कर दी हैं मैंने। इससे ज़्यादा एडिटिंग के अंदर जो है ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं। इसको अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे एडिटर बन जाएंगे Resolve के अंदर। जो लोग प्रीमियर प्रो से आ रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर से, वेगस वगैरह से आ रहे हैं, जो जानते हैं एडिटिंग ऑलरेडी, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। टूल्स ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं, कुछ चीज़ें इसमें बेटर होंगी, कुछ चीज़ें इसमें कम होंगी, बट आप हर तरह की एडिटिंग इसके अंदर जो प्रीमियर या वेगस में करते हैं, FCP में करते हैं, वो सब यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। आपने देख लिया एडिटर इसका पहले जितना वीक नहीं है, अब इसमें काफ़ी ऑप्शंस आ गई हैं, तो आप बहुत अच्छी एडिटिंग DaVinci Resolve के अंदर ही कर सकते हैं। तो ये था आज का ज्ञान, और मुझे उम्मीद है कि अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए होंगे एडिटिंग को लेकर के। अभी भी एडिटिंग की हम एक और वीडियो करेंगे, 1-2 वीडियोस और हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टी कैम एडिटिंग के बारे में, ऑडियो सिंक वगैरह कैसे करना है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को। नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सबसे पहले वहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ कि कब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई बात पूछनी हो तो। फेसबुक पर लाइक कीजिए मेरे पेज को, और यूट्यूब पर ज़रूर जा करके सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर ऑब्वियसली सारी स्टॉक फुटेज आपको मिलेंगी, वो तो है ही। उसके अलावा भी फ्यूचर में मैं वहाँ पे कंटेंट लेके आने वाला हूँ, और भी व्लॉग्स वगैरह मैं वहाँ पे बना रहा हूँ, तो जा करके यूट्यूब पर डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टी कैम एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।